जब भी मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। जो लोग भी मानवाधिकार के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर भारत में मानवाधिकार के ऊपर काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी रखते हैं, उनके लिए मंजुला प्रदीप कोई नया नाम नहीं है। मंजुला प्रदीप जी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, वकील हैं और भारत में जो दलित मुद्दों पे काम करने वाला नवसृजन ट्रस्ट एक हुआ करता था, जो भारत के बड़े ट्रस्टों में गिना जाता था, उसकी पूर्व डायरेक्टर रह चुकी हैं और फिलहाल वेब फाउंडेशन के जरिए सक्रिय हैं और तमाम जो डिप्रेस्ड क्लास है, ऑप्रेस्ड क्लास है, उसके मुद्दों पे लगातार काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं मंजुला प्रदीप मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच मैम। जय भीम। 30 साल हो गए मैम आपको मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करते हुए। इन 30 सालों का अनुभव कैसा रहा आपका, कैसे देखती हैं? 30 साल के अनुभव में दो तरह से मैं कह सकती हूँ कि मैंने परिस्थिति को समझा, जिसमें दुख लोगों के क्या है, और खास करके दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, मुस्लिम समुदाय, तीनों समुदाय के सवालों पे काम किया, पर सबसे ज़्यादा काम किया दलित मानवाधिकार के मुद्दों पे। और उसी दौरान बहुत सारे कड़वे अनुभव हुए, कुछ अच्छे अनुभव हुए, लोगों को संगठित करते हुए देखा और संगठित होते हुए देखा और उनके मुद्दों पे लड़ाई लड़ी। मैम 21 साल की उम्र है आपकी, मैं देख रहा था आपके बारे में, पढ़ रहा था, तो 21 साल की उम्र में आप सोशल वर्क में आ गई थी, इस फील्ड में आ गई थी। कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती 21 साल की जब आप समाज के बारे में सोचने लगे, आप वही फील्ड चुने कि लोगों के बीच में जाके काम करना है। क्यों चुना आपने सोशल वर्क फील्ड? सोशल वर्क फील्ड इसलिए चुना कि मैं दलित समुदाय से हूँ, दूसरा कि मैं एक महिला हूँ, और ये दो पहचानों के साथ मैंने खुद संघर्ष किया अपने जीवन में, अपनी निजी ज़िंदगी में, और मैं एक रेबल बनी अपने परिवार में। और मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो मकसद है वो मेरी जैसी और लड़कियां, औरतें हैं, उनके साथ भी इस तरह की हिंसा हो रही है या भेदभाव हो रहा है, तो मैं उसको ध्यान में रख के मैंने सोचा कि मैं सोशल वर्क फील्ड पसंद करूँ। मैम नवसृजन ट्रस्ट की आप फॉर्मर डायरेक्टर रही, काफ़ी लंबा वक्त रही आप, और आप पहली महिला एम्प्लॉय भी रही उसकी, तो वो सफ़र कैसा था? वो सफ़र बहुत ही दिलचस्प भी रहा, क्योंकि क्या कहते हैं, रेबल बनना पड़ा घर में, और पहली लड़की थी, औरत थी उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय कुछ नहीं था हमारे पास, ना संसाधन थे, ना ऑफिस थी, कुछ नहीं था, लेकिन एक मकसद था, एक मिशन था जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जुड़ा था। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था अवसर में। तो कितना चुनौती था एक महिला के रूप में ज्वाइन करना, काम करना? आपने कहा कि आप पहली महिला थी, और उस वक्त में 30 साल पहले, तो अब तो बहुत बच्चे आ गए हैं, पढ़ाई भी होने लगी है, लेकिन बहुत कम लोग आ पाते थे। हाँ, एक कितना चुनौतीपूर्ण था? हाँ, जैसे मास्टर ऑफ सोशल वर्क के से भी जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो इस फील्ड में नहीं आते हैं, और कास्ट के मुद्दे पे काम करना इतना आसान नहीं है। तो मुझे भी पता था कि मैं अपनी पहचान लेकर निकली हूँ इसमें, क्योंकि संगठन, संस्थाएं होती हैं, वो मानवाधिकार के मुद्दों पे शुरुआत नहीं करती है, या उनका काम उस पर नहीं होता है उस समय 30 साल पहले। तो नवसृजन का जो काम था वो था अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना और कानून का पालन करवाना। तो मेरे लिए ये एक नई चीज़ थी, मेरे लिए एक रोशनी मिली मुझे कि इतने सारे लोग हैं जो जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, हिंसा हो रही है। तो मैं इस अभियान में जुड़ के, इस संस्था के माध्यम से इस आंदोलन को मजबूत करूँ। जब आप डायरेक्टर चुनी गई तो आपने इलेक्शन फाइट किया, तब आपको चुना गया, तो क्या ये वहाँ की परंपरा रही है कि इलेक्शन फाइट करते ही लोग आते हैं, या फिर सिर्फ आपको इलेक्शन करना पड़ा? ये पहली बार नवसृजन में जो डायरेक्टर थे, जो फाउंडर डायरेक्टर थे, उन्होंने अपना पद जब छोड़ा तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मैं चुनाव करना चाहता हूँ, और मैं अकेली महिला थी जो चुनाव लड़ी, और मेरे सामने 5 साथी थे जो मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, मेरे साथ काम करते थे। तो बहुत कठिन रहा मेरे लिए, और उस वक्त 256 हमारा स्टाफ था, तो उतनी बड़ी टीम ने अगर मुझे सबसे ज़्यादा वोट दिए तो मेरे लिए खुशी का मौका था। और दूसरी तरफ एक चुनौती थी कि एक ऐसे व्यक्ति को मैं रिप्लेस कर रही हूँ जिसका नाम हो चुका था भारत में और भारत के बाहर जी। फिर वो बंद हो गया नवसृजन, उसके पीछे की क्या कहानी? नवसृजन मैं मानती हूँ कि संस्था बंद हो सकती है, पर मकसद है या मिशन है वो बंद नहीं हो सकता। नवसृजन कार्यरत है, पर जिस तरह से वो काम कर रही थी संस्था, उस तरह से काम नहीं कर रही है। तो जमीनी स्तर पे काम कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरह से गुजरात में हमने जो राज्य सरकार है, गुजरात सरकार, उसके खिलाफ हमने जो भी मुद्दे रखे, उन्हें वो पसंद नहीं थे। तो इसकी वजह से उन्होंने हमारे पे सवाल उठाया कि हम समाज में
भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, हम शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने मेला ढोने की प्रथा पे काम किया, हम उसको खत्म करने की बात है। हमारी वजह से वहाँ कानून लागू किया गुजरात में। हमने जमीन के मुद्दे पे बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। हमने भेदभाव के मुद्दों पे हमने एक रिपोर्ट बाहर रिलीज की 2010 में, अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी। और मैं मानती हूँ कि सबसे अच्छा काम जो नवसर ने किया है कि लीगल एड जो है ना, जो कानूनी मदद, वो लोगों तक पहुंचाई, जो बहुत कम संस्थाएं करती हैं। किसकी सरकार थी, कौन था मुखिया जिसको आपका काम पसंद नहीं था? बीजेपी 95 से आ गई। मैं 92 में जुड़ी संस्था में। 92 में बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई। उस वक्त मैंने सूरत में दंगे हुए, तब भी मैं वहाँ गई। तो मैं सिर्फ देखती थी, ऑब्जर्व करती थी। और उसके बाद 95 में बीजेपी पावर में आई। मैंने एक ही बार वोट दिया। मैंने वोट देना ही, मैंने सोचा मैं वोट नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं रहा इलेक्शन प्रोसेस में। मुझे ऐसा लगा कि हमारे राज्य में जिस तरह की परिस्थिति हुई है, उसमें कहीं पे ऐसा भी दिख रहा था कि अल्पसंख्यक है, फिर दलित जो है जो 6.74% है, और आदिवासी 14.5% है। मुझे ऐसा लगा कि ये तीनों समुदाय के साथ अन्याय बहुत ज्यादा हो रहा है। और आपको पता ही है 2002 में दंगे हुए। मैं रिलीफ कैंप में मैंने काम किया, कर्फ्यू में हम जाते थे। कितनी चुनौतियां आई, सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रही 30 सालों के सफर में आपके? सबसे बड़ी चुनौती, उभरना मुश्किल रहा हो ऐसे कोई मंजर? बहुत सारी चुनौतियां हैं। और जो पर्सनल चुनौतियां हैं ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, वो सबसे कठिन होता है एक महिला होने की, और वो भी एक दलित महिला होने की वजह से। दूसरी चुनौती है पारिवारिक है, जो परिवार का सहयोग एक तरह से मिला और नहीं मिला, और इसकी वजह से घर भी मैंने छोड़ दिया 2001 में, और शहर भी बदल दिया। और जो राज्य सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से चुनौतियां आई, और ये क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा काम किया एज ए लीडर नवसर्जन के द्वारा, वो यौनिक हिंसा पे। और मैंने बहुत बड़ी एक घटना थी जिसको मैंने अंजाम तक पहुंचाया था, जहाँ 2008 में जो 6 प्रोफेसर्स थे लड़कियों का बलात्कार कर रहे थे, उसमें एक दलित लड़की का बलात्कार किया था 14 बार। तो उस वक्त आनंदी पटेल सीएम थी, और वो केस मैं लड़ी, लड़की की कस्टडी ली। वो बालिग थी, तब पॉक्सो नहीं था। लड़की को अपने कैंपस में लाई, उसके साथ रही 1 महीने तक, उसको तैयार किया। वो केस में मैंने सब कुछ किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करवाया, और 1 साल 1 महीने में हम लोग ने सभी को उम्र कैद की सजा करवाई, सारे प्रोफेसर्स। ओके, कितना मुश्किल होता है किसी भी घटना को अंजाम तक पहुंचा पाना? क्या कठिनाइयाँ आती हैं? बहुत ज़्यादा आती है कठिनाइयाँ। ये इस तरह से आती है कि पहला तो जो पुलिस तंत्र है वो ही आपको सहयोग नहीं देता है, क्योंकि FIR दर्ज नहीं होगी तो हम न्याय की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। तो दबाव डालना पड़ता है। कितनी बार हम लाशें लेके बैठे पुलिस स्टेशन में, क्योंकि हम वो अरेस्ट नहीं करते एक्यूज्ड को, आरोपी को। तो मैं खुद बैठी हूँ मेरी टीम के साथ। और मुझे याद है आखिरी बार मैं बैठी थी 2014 में। एक आदिवासी महिला की लाश हमें मिली थी राजपीपला, और वो खुद महिला पुलिस कांस्टेबल थी। SPG कमांडोज भेजे थे CM ने। आई डोंट नो उनको हमसे क्यों डर लग रहा था। तो मैंने बहुत कुछ देखा है गुजरात में, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, और मुझे डर नहीं लगता। मतलब मुझे पता है कि हमारे राज्य में, कि हमारे देश में हमारी जैसी महिलाएं बहुत कम हैं, और उन महिलाओं की जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को लोग समझते भी नहीं है। और मैं मानती हूँ कि अगर हम इन चुनौतियों से डर जाएं तो हम अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएंगे। मैम, नवसर्जन के बाद आपने वेव फाउंडेशन शुरू किया। इसको शुरू करने के पीछे क्या वजह रही, और किस तरीके से ये भी काम कर रहा है? 2016 में मैंने धर्मांतर किया। मैं बुद्धिस्ट बनी, मैं बाबा साहब को मानती हूँ। मैं नागपुर में जाके हमने धर्मांतर किया, धम्म प्रवर्तन दिन के रूप में। उसके बाद मैं वापस आई, मतलब ये कार्यक्रम पूरा हुआ। उस वक्त ऊना की घटना हुई, उसमें मैंने बहुत मेहनत की। NHRC के लिए हमने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाया। और उसके बाद 2016 में जब मैं भारत में नहीं थी, तो मेरे खिलाफ जो भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड ने मुझे कहा कि आप इस्तीफा दे दो, आप ये जिम्मेदारी नहीं संभालोगे 12 साल के बाद। नवसर्जन के बोर्ड ने। तो मैं चौंक गई कि ऐसा क्यों निर्णय लिया। उसके बाद 2017 में मतलब मुझे कहा गया कि अब आप नहीं काम कर सकती। ठीक है, आप पद छोड़ सकते हो ना, आप काम तो कर सकते हो उसी संस्था में। और मुझे कहा कि आप संस्था में काम भी नहीं कर सकते। मुझसे क्यों डरे मुझे नहीं पता।
उसके बाद जो मेरा एक पूरी यात्रा हुई बेस्ट थी, क्योंकि मैं भारत भर में घूमी। मानुष की संस्था है पूना में, उनके साथ काम किया। नागलोक एक है जहाँ पे धम्म सेकिया का कोर्स होता है, उनके साथ मैं जुड़ी, यात्रा की, युवकों और युवतियों से मिली, मेरे साथी रेहान से मिली जो वे फाउंडेशन में मेरे साथ है, और हम दोनों ने मिलके वाइज एक्ट ऑफ यूथ विजनिंग एंड एंगेजमेंट वे फाउंडेशन की स्थापना की। इसका मकसद था, बाबा साहब का जो मिशन है कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाए, और वे फाउंडेशन में एक अनोखापन ये है कि उसमें दलित, आदिवासी, मुस्लिम सभी कम्युनिटी के लोग इसमें जुड़े हैं, और साथ में उन्हीं का जो नेतृत्व है उसको खड़ा करने का, खास करके औरतों का, हमने ये प्रण लिया, मैंने और रेहान ने काम करना। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी आप काफी सक्रिय रही हैं, कई जगह आपको सम्मानित भी किया गया है, उसके बारे में बताएं। अंतर्राष्ट्रीय मंच मेरे लिए एक मौका था 2001 में, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म, जो जातिगत जो भेदभाव है उसकी हमने बात रखी थी यूएन में, और वहाँ से, तब मैं 30 साल की होंगी, 30-31, वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई, और मैं बहुत मंचों पे गई हूँ। यूरोपियन पार्लियामेंट में हम लोगों ने पहली बार जन सुनवाई की थी जातिगत भेदभाव पर, और उसके द्वारा मैंने ये मुद्दा उठाया वहाँ पर यूएन में मैं साइड इवेंट्स जो होते हैं उसमें मैं हमेशा शामिल रही, और इंटरनेशनल दलित सॉलिडारिटी नेटवर्क है उसकी मैं को चेयर रह चुकी हूँ। 15 साल तक यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन पार्लियामेंट में काम किया, और बहुत सारे दूसरे देश हैं भारत के बाहर जो हैं, 25 देशों में मैं यात्रा की, और ये यात्रा के पीछे एक ही मकसद था, अपने आप को सशक्त करूं, ट्रेनिंग लूं, पर अपना जो काम है उसको आगे बढ़ाऊं, और जो जिन समुदाय के साथ मैं काम करी उनकी बात मैं रखूं। 3 दशक में महिलाओं की स्थिति को कितना बदलते हुए देखा आपने? क्या स्थिति बदली है? चुनौतियाँ क्या हैं इन लोगों के साथ, महिलाओं के साथ? स्थिति इतनी बदली है कि पहले हम अकेले थे, बहुत कम औरतें थी जो एक्टिविस्ट बनती थी। अब मेरे कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से, आदिवासी कम्युनिटी से भी एक शुरुआत हुई है कि बहुत बड़ी संख्या में ग्रास रूट पर हमारी समुदाय की महिलाएं हैं, वो एक हमारे लिए एक उपलब्धि है। और उसके अलावा मैं मानती हूँ कि स्थिति इतना हुआ है कि अवेयरनेस बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, और जागरूकता बढ़ी तो हिंसा बढ़ी है, और इसीलिए केसेस के रिपोर्टिंग बढ़े हैं, और इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि एनसीआरबी का जो डेटा आता है, कहते हैं कि हर रोज 10 दलित महिला या लड़की के ऊपर बलात्कार हो रहा है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन मैं ऐसा कहती हूँ कि जागरूकता तो महिलाओं में बढ़ी, पर कहीं पे अभी भी बाकी है, वो है, आप देख सकते हैं राजनीति में हमारी महिलाएं बहुत पीछे हैं। मैम, मैं विकिपीडिया पे देख रहा था आपके बारे में, तो तमाम आपके व्यक्तिगत अनुभव भी काफ़ी बुरे रहे आपके जीवन में, तो क्या उन्होंने आपको हिट किया कि नहीं, मतलब एक विद्रोही बनाया कि नहीं मुझे काम करना है इस कम्युनिटी के? अगर आप शेयर करना चाहें तो। जी, मैं मानती हूँ कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो आपके घर में जो होता है वो उसकी नींव रखी जाती है। तो मैं मानती हूँ कि जो मेरे साथ बचपन में जो मेरे साथ यौनिक हिंसा हुई, या फिर मेरे साथ जो एक लड़की होने की वजह से उत्पीड़न हुई, उसने मुझे रेबल बनाया, घर में विद्रोही बनाया, और वो जो मैं विद्रोही बनी, मुझे लगता है वो मेरी ताकत है। और मैं मानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ कि जिसके साथ ऐसा होता है। मैं जितनी भी लड़कियों के साथ काम करती हूँ नज़दीक से, उन सबके साथ इस तरह की हिंसा हुई है। तो मैं मानती हूँ कि जो लोग ऐसे अन्याय से गुजर के बाहर निकलते हैं, उनमें एक अलग ही ताकत होती है, और हमारी महिलाएं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, इन तीनों महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव और हिंसा हो रहा है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरा जो मकसद था कि मैं अपनी लड़ाई लड़के मैं औरों की लड़ाई में को मजबूती दूँ, तो वो मैं कर रही हूँ। देना चाहिए वो नहीं हो रहा। मैम, एक बात ये कही जाती है कि जब भी यौनिक हिंसा की बात होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो कहा जाता है कि वो तो किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। वहाँ पे जाति धर्म की बात करने ये कई लोग विरोध करते हैं कि इसमें क्या जाति और धर्म की बात है। क्या आपको लगता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी के साथ भी हो सकता है, या फिर दलित और आदिवासी इसकी ज़्यादा शिकार बनती हैं? क्यों? वो उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डरते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अप्रेसर्स हैं, जो ये हिंसा करते हैं, यौनिक हिंसा करते हैं, वो ऊंची जात के आदमी क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें पावर जुड़ा है, और वो हमारी औरतों को एक तरफ तुच्छ समझते हैं कि कमज़ोर है और अस्पृश्य है, तो उस औरत को ही क्यों तुम बलात्कार करते हो, उस लड़की को? मतलब उसकी मान मर्यादा की आप चिंता नहीं, अपना हक जमाते हो, अपनी संपत्ति, मतलब उस तरह से आपकी ज़मीन है, आपके खेत हैं, तो क्या जो दलित औरतें, आदिवासी औरतें, मुस्लिम औरतें, क्या वो भी उनकी जागीर हो गई हैं? क्या वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं?
तो ये जो सोच है ना ऊंची जात के लोगों की, वो बदलने की बहुत जरूरत है। जी, तो थैंक यू सो मच मैम।